तो बिल्कुल आप लोग सीटेट सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का नवा भाग है और ये तीसरा सेट का नवा भाग है बच्चों। तो इसमें आपको लगभग 201 से 250 क्वेश्चन अर्थात कुल 50 प्रश्नों के प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं, व्याख्या सहित दिए गए हैं। और बच्चों जो प्रश्न है वो आधुनिक शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण अर्थात NEP 2020 समावेशी शिक्षा है। अर्थात आप लोग के लिए इस सीटेट के लिए जो आप एग्जाम देने वाले हैं और या सीडीपी की तैयारी के आपके विषय में है, कोई कंपटीशन देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। और क्योंकि यह सर ने एकदम कहिए कि लेटेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं आपको एकदम अच्छे से, क्योंकि आप लोग का सफलता ही सर का प्रयास है। और आइए समय व्यर्थ नहीं करते हैं, लग जाते हैं मेहनत से और वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान पूर्वक और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन, बच्चा किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजता है और शिक्षक केवल संकेत देता है, यह दृष्टिकोण को दर्शाता है रचनावादी दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें बच्चा ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं करता बल्कि अपने अनुभवों से उसका निर्णय या निर्माण करता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, यदि शिक्षक एक ही प्रश्न के कई सही उत्तर स्वीकार करता है तो वह मुख्यतः किस क्षमता को बढ़ावा देता है? तो सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अर्थात अनेक संभावित जो उत्तर स्वीकार करने से क्या होता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, अर्थात समस्या जो है समाधान क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने में बच्चे की पूर्व जानकारी का महत्व क्यों है? बच्चों नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए, अर्थात नई जो जानकारी है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए, और आप सीखने के पूर्व ज्ञान से ही बच्चों आप नया ज्ञान पहले से मौजूद ज्ञान से जुड़कर अधिक अर्थपूर्ण बनता है। अगला प्रश्न है, बच्चा कठिन कार्य शिक्षक की सहायता से कर लेता है लेकिन अकेले नहीं कर पाता है, यह किस अवधारणा का उदाहरण है? तो बच्चों यह है निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD का ये अवधारणा है। बच्चों हमारे महोदय ने वेस्गोत्स्की महोदय ने ZPD का क्षेत्र है वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा उचित सहायता से अधिक सक्षम कार्य कर सकता है। अगला है बच्चों, ZPD में शिक्षक द्वारा दी गई अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? तो इसमें बच्चों आपको स्कोफोलोडिंग कहा जाता है, अर्थात विद्यार्थी की क्षमता बढ़ने के साथ सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे को कम अंक आने के कारण कमजोर मान लेना किस दृष्टिकोण की कमी है? तो बच्चों समग्र मूल्यांकन की कमी है। बच्चों की क्षमता केवल परीक्षा के अंकों से नहीं बल्कि विभिन्न गतिविधियों, कौशलों और प्रगति से समझी जानी चाहिए। अगला है, सीखने के दौरान शिक्षक बार बार प्रतिक्रिया देना किस मूल्यांकन का उदाहरण है? अर्थात फॉर्मेटिंग असेसमेंट होता है बच्चों। इसका उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान कमियों को पहचान कर सुधार करना है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की गलती को सीखने का अवसर मानना किस आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ग्रोथ माइंडसेट। बच्चों इसमें आप गलती को अस्थायी असफलता न मानकर सुधार और सीखने का अवसर माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैं गणित में कमजोर हूँ इसलिए कभी अच्छा नहीं कर सकता,
इस सोच को बदलने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? ये अधिकतर ये प्रश्न आता है बच्चों को, गणित से बच्चों को डर लगता है, तो इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो बच्चों इसके लिए सब शिक्षक को प्रयास करना चाहिए और रणनीति बनानी चाहिए और सुधार पर बल देना चाहिए। अर्थात जो उसकी फिक्स्ड माइंड सेट है के स्थान पर ग्रोथ माइंड सेट विकसित होना चाहिए, विकसित होता है। यदि शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्या देकर समाधान खोजने को कहता है तो यह किस पद्धति के अधिक निकट है? तो बच्चों ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, क्योंकि इसमें वास्तविक एवं संदर्भित व समस्या सीखने का आधार बनती है। अगला है परियोजना कार्य में विद्यार्थियों को समूह बनाकर कार्य करने देना मुख्यतः किस कौशल को विकसित करता है? सहयोगात्मक अधिगम। बच्चों आप इनमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ विचार साझा करके सामूहिक रूप से सीखते हैं। अगला है बच्चे करके सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? तो अनुभवनात्मक जो है अनुभवात्मक अधिगम होता है, अर्थात करेंगे तो उन्हें क्या होगा? अनुभव होगा है? तो अनुभव के आधार पर जो अधिगम बनेगा वो होता है अनुभवात्मक अनुभव, अर्थात इसमें प्रत्यक्ष अनुभव गतिविधि और उसके चिंतन से सीखना होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, शिक्षक यदि बच्चों से पूछता है तुमने यह उत्तर कैसे प्राप्त किया, तो वह मुख्यतः क्या जानना चाहता है? बच्चे की सोचने की प्रक्रिया। बच्चे की सोचने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल सही उत्तर के बजाय रीजनिंग मतलब अर्थात उसका रीजन जानना आपको गहन अधिगम का संकेत है। एक विद्यार्थी अलग अलग तरीकों से एक ही गणितीय प्रश्न हल करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों उचित वैकल्पिक विधियों को स्वीकार और प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात इनमें विविध चिंतन एवं गणितीय तर्क विकसित होता है। सभी बच्चों को एक ही तरीके और एक ही गति से पढ़ना किस सिद्धांत की उपेक्षा करता है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की अर्थात बच्चों की रुचि, गति, क्षमता, अनुभव और सीखने की शैली अलग अलग हो सकती है। यदि शिक्षक किसी बच्चे की भाषा, संस्कृति और पारिवारिक अनुभवों को कक्षा में स्थान देता है तो यह किस दृष्टिकोण को मजबूत करता है? तो बच्चों समावेशी एवं बाल केंद्रित शिक्षा को, क्योंकि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सीखने का संसाधन माना जाता है। अगला है बच्चों मातृभाषा, घर की भाषा को प्रारंभिक शिक्षा में महत्व देने का प्रमुख लाभ क्या है? बच्चों अवधारणाओं को समझना अधिक सहज हो जाता है, अर्थात परिमित भाषा में बच्चा विकारों को अधिक आसानी से समझ एवं व्यक्त कर सकता है। बच्चों बहुभाषा या बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ध्यान देंगे बच्चों की विभिन्न भाषाओं को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, अर्थात इसमें उनकी जो समस्याएं बन रही हैं, जो भाषा सीख रहे हैं उनकी समस्याएं बन रही है, उसके बजाय आप सीखने की शक्ति को माना जा सकता है।
यदि बच्चा किसी अवधारणा को अपने स्थानीय उदाहरण से समझाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों आप देखेंगे कि उस उदाहरण को स्वीकार कर अवधारणा से जोड़ना चाहिए, अर्थात स्थानीय संदर्भ सीखने को अर्थपूर्ण और जीवन से संबंधित बनाता है। अगला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में मुख्य जोर किस प्रकार पर होता है? तो बच्चों विद्यार्थी वास्तव में क्या कर सकता है, अर्थात इसमें केवल तथ्य याद करने के बजाय ज्ञान को लागू करने और कौशल प्रदर्शित करने पर बल दिया जाता है। रटकर उत्तर बताना और सीधी अवधारणा को नई परिस्थिति में लागू करना, इसमें उच्चतर अधिगम कौन सा है? तो जो नई परिस्थिति में अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन में विद्यार्थी ज्ञान का नए संदर्भ में उपयोग करता है। अगला प्रश्न है शिक्षक विद्यार्थी से यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जैसे प्रश्न पूछता है यह किस क्षमता को बढ़ाता है? तो बच्चों आलोचनात्मक जो है एवं कल्पनात्मक चिंतन को यह बढ़ाता है। ऐसे प्रश्न पूर्वानुमान, तर्क एवं वैकल्पिक संभावनाओं पर विचार कराते हैं। अगला है ओपन एंडेड प्रश्न की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बच्चों उसके एक से अधिक संभावित उत्तर हो सकते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न विद्यार्थी को तर्क, कल्पना और स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित कर सकता है या करता है। अगला प्रश्न है यदि शिक्षक हर उत्तर तुरंत बता देता है तो सबसे अधिक किस अवसर की कमी होती है? तो बच्चों विद्यार्थी के स्वयं खोजकर सीखने की। अत्यधिक शिक्षक निर्भरता समस्या समाधान और स्वतंत्र अधिगम को सीमित कर सकती है। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर समान देना, अर्थात सभी बच्चे जब एक साथ सीखने के समान अवसर मिलेंगे तो वहां पर समावेशी शिक्षा होगा। अर्थात बच्चों इसमें दिज्ञातात्मकता, भाषा, सामाजिक पृष्ठभूमि या अन्य भिन्नताओं के आधार पर अलगाव कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त कदम कौन सा है? तो बच्चों ब्रेल, ऑडियो और स्पर्शनीय अनुकूलित सामग्री उपलब्ध कराना, अर्थात समावेशी शिक्षा में सामग्री को विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों यूडीएल, आप सुने होंगे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रमुख विचार क्या है? तो बच्चों शुरुआत से ही विविध विद्यार्थियों के लिए सीखने के अनेक रास्ते बनाना, अर्थात यूडीएल का यही प्रमुख विचार है। यूडीएल बच्चों क्या करता है कि यह बच्चों को अनेक ऑप्शन, जैसे आप विकल्प देता है, अनेक प्रकार के ऑप्शन देकर, विकल्प देकर उसको सीखने में मदद करता है। यदि विद्यार्थी अपनी समझ को लिखने के बजाय ऑडियो या प्रस्तुति द्वारा व्यक्त कर सकता है तो यह किसका उदाहरण है? यह अभिव्यक्ति के विविध माध्यम का उदाहरण है। यह यूडीएल और समावेशी मूल्यांकन दोनों से जोड़ा दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है बच्चों ADHD जैसे व्यवहार,
संबंधित कठिनाई वाले बच्चे के लिए शिक्षक का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण क्या होगा? तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि स्पष्ट निर्देश, छोटे कार्य और सकारात्मक सहयोग होना चाहिए। अर्थात बच्चे को दंडित करने के बजाय उसकी सीखने की आवश्यकता के अनुसार कक्षा रणनीति बदलना अधिक प्रभावी है। डायलेशिया मुख्यतः किससे संबंधित है? पढ़ने और भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई। अर्थात डायलेशिया को केवल कम बुद्धिमत्ता मानना गलत है। यह पढ़ने से संबंधित विशिष्ट अधिगम कठिनाई है। डाइसकैल्कुलिया मुख्यतः किस क्षेत्र से कठिनाई है? अर्थात गणितीय संख्यात्मक समझ। अर्थात ऐसे विद्यार्थी संख्या गणना और गणितीय अवधारणाओं में कठिन विशेष कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। यदि बच्चा बार बार असफल हो रहा है तो शिक्षक का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? कठिनाई का कारण पहचानना। केवल अधिक अभ्यास देने से पहले यह जानना जरूरी है कि समस्या अवधारणा, भाषा ज्ञान, विधि एवं अन्य कारण से है। अर्थात बच्चा बार बार असफल हो रहा है तो शिक्षक का पहला कदम होना चाहिए कि कठिनाई का कारण पहचानना कि भाई उसकी क्या कठिनाई हो रही है, क्यों बार बार असफल हो रहा है। अगला प्रश्न है डायग्नोस्टिक असाइनमेंट जो का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो बच्चों की विशिष्ट कठिनाइयों को पहचान करना। अर्थात बच्चों निदान के बाद जब शिक्षक जो है रेमेडियल टीचिंग की योजना बना सकता है। प्रश्न है बच्चों रेमेडियल टीचिंग कब सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो कठिनाई की पहचान के बाद, जब लक्षित सहायता देने पर। ठीक है, अर्थात जो है उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी की विशिष्ट कमी को ध्यान में रखकर किया जाता है। बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से करने के बजाय उसकी पिछली उपलब्धियों से करना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो प्रगति आधारित मूल्यांकन। अर्थात इससे व्यक्तिगत विकास और सीखने की वास्तविक प्रगति पर ध्यान रहता है। पोर्टफोलियोस असेसमेंट्स के मुख्य क्या संकलित किया जाता है? तो विद्यार्थियों के कार्यों और प्रगति के प्रमाण। अर्थात पोर्टफोलियो से सबसे के समय के साथ विद्यार्थी के विकास को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है सेल्फ असाइनमेंट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो विद्यार्थी अपनी सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन करना सीखता है। अर्थात इसमें आत्मनियमन और मेट्रा कोऑर्डिनेटिंग विकसित होती है। मैंने यह प्रश्न क्यों चुना? जैसे प्रश्न किस क्षमता को बढ़ाते हैं बच्चों? तो मेटा कोऑर्डिनेशन। अर्थात मेटा कोऑर्डिनेशन का अर्थ है अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना। असाइनमेंट का अर्थ क्या है बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थी द्वारा सहपाठी के कार्य का मूल्यांकन। अर्थात इससे प्रतिक्रिया देने का प्राप्त करने एवं मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न है फंडामेंटल्स लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अर्थात FLN का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने, समझने और बुनियादी गणितीय क्षमताओं को मजबूत करना। अर्थात FLN आगे के सभी विषयों को सीखने की मजबूत आधारशिला है। अगला प्रश्न है यदि प्राथमिक कक्षा में शिक्षक कहानी पढ़वाकर बच्चों से उसका अर्थ अपने शब्दों में बताने को कहता है
तो वह किस क्षमता को जांच कर रहा है, अर्थात रीडिंग कंप्रीहेंशंस, अर्थात केवल शब्द पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, अर्थ समझना भी साक्षरता का महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है, बच्चों को केवल सही उत्तर बताने के बजाय तुम ऐसा क्यों सोचते हो, अर्थात प्रश्न पूछना किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। तो बच्चों यह उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है। यह तर्क विश्लेषण के और कारण बताने की क्षमता का सक्रिय करता है। डिजिटल उपकरणों का कक्षा में सबसे प्रभावी प्रयोग कब माना जाता है बच्चों? तो जब तकनीक सीखने के उद्देश्य को बेहतर बनाती हो, केवल तकनीक का उपयोग करना उद्देश्य नहीं और शैक्षिक उपयोग महत्वपूर्ण है। जो अगला प्रश्न है, एआई आधारित शैक्षिक उपकरण का उपयोग करते समय शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है, अर्थात सामग्री की उपयुक्तता और शुद्धता की जांच करना। तो बच्चों एआई द्वारा दी गई जानकारी हमेशा स्वतः सही और संदर्भानुकूल नहीं मानी जा सकती है। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से बचने का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों सीखने में संतुलन और सक्रिय मानवीय सहभागिता बनाए रखना, अर्थात तकनीकी शिक्षक सहपाठी संवाद, गतिविधि और वास्तविक अनुभव का पूर्ण विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, 21वीं शताब्दी के कौशलों में निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त समूह है? तो बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग हो गई आपकी, क्रिएटिविटी जो है, कोलिब्रेशन हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया। तो बच्चों इन्हें अक्सर 4CS के रूप में भी जाना जाता है और आधुनिक शिक्षा में इसका विशेष महत्व है। बच्चों शिक्षक यदि विद्यार्थियों को किसी सामाजिक समस्या पर प्रमाण जुटाकर समाधान प्रस्तुत करने को कहता है तो उसमें मुख्यतः क्या विकसित होगा? तो बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, अर्थात वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो विद्यार्थी सूचना का विश्लेषण, प्रमाण का मूल्यांकन और समाधान निर्माण करता है। अगला प्रश्न बच्चों, एक शिक्षक परीक्षा में केवल स्मृति आधारित प्रश्नों के बजाय वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित प्रश्न देता है, यह किस दिशा में बदलाव है? इसमें बच्चों कॉम्पेटेंसी बेस्ड असाइनमेंट, अर्थात इसमें विद्यार्थी के ज्ञान के वास्तविक उपयोग और क्षमता का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, आधुनिक बाल केंद्रित कक्षा की सबसे उपयुक्त पहचान क्या है? तो विद्यार्थी सक्रिय, शिक्षक मार्गदर्शक और सीखना अनुभव अर्थात अवशेषण आधारित होता है। व्याख्या बच्चों, आप समझिए कि आधुनिक शिक्षण में जो शिक्षक है केवल सूचना देने वाला ही नहीं बल्कि फिल्ट्रेटर्स होता है, जिस विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। इस सेट में सबसे महत्वपूर्ण फोकस जो किया गया था, कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है जो दिए हैं, जेपीडी है, आपका यूडीएल है, FLN है, अर्थात बहुत ही मोस्ट जो है ये आपके लिए सीरीज सर बना कर लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर लीजिए कि आपको एजुकेशन के लिए, एजुकेशन हब के लिए कहीं नहीं जाना है। काशी गुरुकुल आप लोग के लिए ला दिया है बेहतरीन एजुकेशन हब। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं तो एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारा प्रयास आपकी सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।